तो देखेंगे आज हम लोग जो है फाइनली वॉइस के बारे में सिर्फ जानकारी हासिल करेंगे। वॉइस होता क्या है आ रहा समझ में। अगर वॉइस हमको मुख्य रूप से देखिए, जब वॉइस बनाने का फार्मूला ढंग आ जाएगा तो कोई भी टेंस हो आसानी से हम लोग उसका वॉइस कर सकते हैं। क्लास 10th में वॉइस 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। वॉइस का जो प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस है उसका सेंटेंस दिया रहेगा। सिर्फ हम लोगों को क्या करना होगा, उसको देखना होगा कि कौन सा सेंटेंस उसका सही है। तो इसके लिए हमें टेंस की जानकारी होनी चाहिए। जो टेंस हम जो है आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, जितने टेंस की आवश्यकता है। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा वॉइस। क्या हो सकता है इसका हिंदी? वाच्य। वॉइस मतलब क्या होता है जी? वाच्य। वाच्य का मतलब होता है कथन या वो किसी के विषय में कहा जाए या कोई किसी के विषय में कह रहा हो। ठीक है, तो वॉइस का मतलब क्या हो गया? वाच्य मतलब बोलना। वाच्य मतलब क्या कहेंगे? बोलना। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी वॉइस जो है लाउडली है, स्लोली है, मतलब मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, मैं ज़ोर से बोलता हूँ। तो ये एक वॉइस का नाम देते हैं ना कि उसकी वॉइस जो है बहुत ही कम है, मतलब उसके बोलने का जो मीडियम है, माध्यम है, वह बहुत ही तुच्छ है। तो वॉइस मतलब क्या होता है जी? वाच्य। अब देखेंगे कि जो वॉइस होता है वह दो प्रकार का होता है। क्या होता है? पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारा होता है पैसिव वॉइस। देखिए, एग्जाम में आपको एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, ठीक है, आप उसका ट्रांसलेशनवा भी बना के आपको जो है पैसिव वॉइस में 4 गो ऑप्शन में दिया रहेगा। सब लगेगा कि सही है, बट उसमें से कोई एक ही क्या होगा? सही होगा। अगर टेंस आप पढ़े होंगे तभी आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सेंटेंस सही है, ना तो उसमें गलती नहीं बनाया रहता है। वह जैसे मान लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस पूछ दिया, तो वह सिंपल में का जितना भी चारों वॉइस है वो चारों ऑप्शनों में चारों टेंसवा को क्या करेगा? बना के लिख देगा, सेम लिखेगा, सही लिखेगा। बट कौन से टेंस में दिया गया है, उस टेंस का पैसिव क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को वो जानना है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कर्तृवाच्य। क्या कहेंगे जी? कर्तृवाच्य। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। कर्तृ मतलब होता है करने वाला, जो किसी वॉइस को बोलता है। जैसे हम कहते हैं कि राम टेकन टी, मतलब राम क्या करता है जी? चाय पीता है। तो मैंने बोला है, किसके बारे में बोला है? राम के बारे में। तो जिसके बारे में हमने बोला वह पैसिव वॉइस हो गया, वह कर्म हो गया कि राम जौन है चाय पीने का काम कर रहा है। ठीक है। और एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृवाच्य हो गया, जो किसी सेंटेंस के या कर्ता को क्या करता है जी? संपादित करते हैं। यानी किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह करने का काम करता है, कोई क्रिया को करने का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो इतना लिखेंगे एक्टिव वॉइस का डिफिनीशन। हेडिंग हम लोग डालेंगे एक्टिव वॉइस, ये बना लेंगे, उसके बाद से एक्टिव वॉइस। हेडिंग देख लिए। हेडिंग हमको डालना है
एक्टिव वॉइस। एक्टिव मतलब सक्रिय भी हो सकता है, जो क्रिया सक्रिय हो, करने वाला हो, उसको क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। लिखेंगे वह जिसमें कार्य संपादित करने वाला, सब्जेक्ट हो, कार्य संपादित करने वाला सब्जेक्ट हो, एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे में लिख सकते हैं आई टीच ग्रामर। जैसे आई टीच ग्रामर, यानी मैं ग्रामर व्याकरण पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे पढ़ाने का जो काम है कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। यानी स्वयं जो क्रिया का संपादन है वह सब्जेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट क्रिया का संपादन नहीं करता, क्रिया को नहीं करता, तो यह सेंटेंस जो है निरर्थक हो जाता। आ समझ में? एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि इसका नाम है एक्टिव वॉइस। यह क्रिया जब एक्टिव ही नहीं रहेगा, क्रिया को करने ही वाला मर गया हो, तो क्रिया होगी? हम कहते हैं कि भोजन, मेरी माँ भोजन बना रही है, और मेरी माँ है ये नहीं है, भोजने नहीं बना रही है। तो इसका मतलब कि वह क्रिया क्या है? निरर्थक है। क्रिया एक्टिव नहीं है। क्रिया क्या हो गई है? डीएक्टिव हो गई है, निष्क्रिय हो गई है। तो एक्टिव का मतलब हुआ कर्तृवाच्य, करने वाला क्रिया जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ये टेंस का हो गया। जैसे हम कहते हैं ही ईट्स मैंगोज। ही ईट्स क्या हो जाएगा? मैंगोज। वह आम खाता है। तो इसमें भी क्रिया को संपादित करने वाला यहाँ पे सब्जेक्ट ही है। अरे समझ में? आम को नहीं ना कहेंगे कि वह आम वह खाता है। आम वह खाता है, ये सेंटेंस नहीं ना हुआ जी, क्योंकि यहाँ पे क्रिया है खाना। क्रिया क्या है? और इस खाने वाला क्रिया को कौन कर रहा है? वह कर रहा है, ही कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ही ईट्स मैंगोज, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। समझ में आ गया? एक्टिव वॉइस मतलब वह वॉइस होता है जो क्रिया का क्या करता है? संपादन करता है। मतलब क्रिया का मालिक बन जाता है, ऑनर बन जाता है वो, क्योंकि उसके बिना क्रिया हो ही नहीं सकता। आ समझ में? दूसरा अब हम लोग लिखेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस लिखेंगे वह वॉइस जिसमें वाक्य का सब्जेक्ट, कार्य का परिणाम पाने वाला हो। परिणाम मतलब होता है रिजल्ट। कार्य का परिणाम पाने वाला हो, उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। उसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पैसिव वॉइस कहा जाता है। यानी अब देखिए, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसी को हम लोग क्या कर लेंगे? पैसिव वॉइस। तो इतना समझिए कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है
वह पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस का क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि अब ये जो करने वाला है वो फल, उसको फल मिलेगा, अब फल जो होगा वो काम करेगा। यानी मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, अब ग्रामर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। अरे समझ में, मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ यानी क्रिया मैं ही कर रहा हूँ, अब क्रिया जन होगी मेरे ऊपर आके डिपेंड हो जाएगा। ए क्रिया के कोयला, ए के ग्रामर पढ़ाया, ए रोटी के पकाया, तो अब क्रिया किस पे हुई? पहले तो हमने डायरेक्ट कह के रोटी रेखा पकाई, अब हम कह रहे हैं कि रोटी किसने पकाया, तो रोटी रेखा ने पकाया। अब जो क्रिया है रोटी है वो रेखा पर आ गया। अब पहले रेखा किस पे थी? रोटी पर, अब रोटी किस पे आ गया? रेखा पे आ गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसी का हम लोग पैसे बना लेंगे। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? ग्रामर, ग्रामर याद रखिएगा, वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब के V3 का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वह किसी भी टेंस का हो। वॉइस में किसका प्रयोग करेंगे? V3 का। इसलिए अब V3 एकदम सख्त और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ग्रामर इज, अब टीच का क्या हो जाएगा? टॉट। अब यहाँ पे ये मत समझिए कि इज लगाए हैं तो सर V3 ना लगता है, यहाँ से हमको कोई मतलब ना है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव कुछ भी लग जाए उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ टेंस के अनुसार जो क्रिया है उसका V3 में क्या करना है। तो ग्रामर इज टॉट, तब हम लोग लगाते हैं क्या? बाय, और आई को किस में बदल देते हैं? मी में। तो अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने क्रिया किया कि मैंने ग्रामर पढ़ाया। अब यहाँ पे बात कहेगा जो फल है, वहाँ पे मैंने फल क्या दिया? क्रिया क्या किया था जी? ग्रामर पढ़ाया था, तो जो ग्रामर था वो फल हो गया, कर्म हो गया। मैंने कौन सा काम किया? ग्रामर पढ़ाने का। वो कामवा अब हमारा ऊपर आ गया। कामवा कह रहा है कि ग्रामर किसके द्वारा पढ़ाया गया? मेरे द्वारा। अब ग्रामर किस पे आ गया? मेरे पे आ गया, माने मुझ पे डिपेंड हो गया, यानी किस पे? कर्ता पर डिपेंड हो गया, सब्जेक्ट पर क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए ही ईट्स मैंगोज, तो अब यहाँ पे मैंगोज है ऑब्जेक्ट, तो मैंगोज को क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। अभी मैंगोज है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? आर। अब यहाँ पे ईट है तो इसका V3 क्या हो जाएगा? ईटन। तब बाय क्या हो जाएगा? अब देखिए ही क्या है? पुरुष जाति के लिए लगाया जाता है, तो इसका हम लोग किस में बदल देते हैं? हिम में। यानी जो है आम उसके द्वारा खाया जाता है। आम केकरा द्वारा खाया जाता है? अब यहाँ पे ही इट्स मैंगो, आम को वह खाता था, अब आमवा केकरा द्वारा खाया जाता है? उसके द्वारा खाया जा रहा है। कौन? जौन आमवा खात रहला वही के द्वारा खाया जाए, दूसर के थोड़ी ना अब जाके खाएगा। तो देखिए यह क्या हो गया? जो सब्जेक्ट था वह फल ले करके ऑब्जेक्ट बन गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो फल दे करके सब्जेक्ट बन गया। रिजल्ट दे के क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। जैसे हम कहते हैं मुझे आम खाता है, मुझे आम खाता है का सही सेंटेंस है? नहीं है। सभी लोग मूर्ख बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम शराब पी के आए ना सुबह सुबह। मुझे आम खाता है कैसे गलत हो सकता है? जब इसकी दृष्टि और एंगल जब आपके दिमाग में होगा तब आप समझेंगे कि मुझे आम खाता है। हम खाने वाला का बात ना कर रहे हैं। सबका बैंक में अकाउंट होगा, खाता होगा। खाता है कि नहीं किसी को? तो सबका आम खाता है, केहू के का या नाराई का खाता है का? सबको, सब लोगों ने यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं सबको कौन सा खाता होगा? आम खाता ही होगा। किसी को NRI का खाता नहीं कि विदेश का पैसा मार्जिना सरकार भेजेगी आपके खाता में, है NRI खाता? या आपका बहुत बड़ा सा बड़ा बैंक में खाता आपने खुलवा लिया कि आपके खाता में 1 करोड़ रुपया हो गया, कि आप स्विस बैंक में जाके खाता खुलवाएंगे?
यहाँ पे उसकी बातें किया जा रहा है कि मुझे आम खाता है, तब मुझे का क्या हो जाएगा, आई, या खाता है तो क्या हो जाएगा, आई हैव, तब आम खाता का होता है सेविंग अकाउंट, क्या हो जाएगा, सेविंग अकाउंट। बहुत सारे लोग कहते हैं सेंटेंस ही गलत है, सेंटेंस कभी गलत नहीं होता है, बस हम लोगों को उसको पढ़ने का और माइंडेड रखने का तरीका क्या होता है जी, अलग होता है। तो देखिए, मुझे आम खाता, अब ये मत बना लीजिएगा इसके अनुसार पैसिव वॉइस के, मुझे इस सेंटेंस के लिखने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेविंग अनुसार लगा देते हैं कि मैं आम खाता हूँ, और उल्टा हो जाएगा मुझे आम खाता है। आ समझ में, ये नहीं होगा। यानी मुझे आम खाता है मतलब बैंक अकाउंट की बातें की जा रही है, तो आई हैव सेविंग अकाउंट। जो नहीं पढ़ेगा उसको जा कहेंगे कि मुझे आम खाता है, टंडन तो पगलल बोले मुझे आम खाता है, ये कोई ट्रांसलेशन हुआ कि मुझे आम खाता है, नहीं। तो कह रहा है कि सेंटेंस जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, सेंटेंस कभी गलत नहीं लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कि गांधी जी बढ़िया एक पर्सन है, तो अब आप कहिए कि गांधी जी बकरी रखते थे, ट्रांसलेशन है। ये देश के खिलाफ क्या है, आपके अंदर क्या है जी, रूढ़िवादिता है, मतलब आप देश से प्रेम नहीं करते हैं। हम लोग जब अभी 7वां क्लास में पढ़ते थे तो बड़ा अंग्रेजी शुरुआत होता था, तो हम अंग्रेजी में बहुत तेज हो बड़ा, क्योंकि प्राइवेट से पढ़ के आए थे और ट्यूशन में अंग्रेजी करते। प्राइवेट स्कूल में भी ओबरा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी 1999 या 97-98 में, आप लोग का जन्म वन्म कुछ ना था। तो हम ऐसे बैठे थे, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, जंगले के पास बैठे थे, सर जा रहे थे, तो हम क्या किए, एगो आर.के. सिन्हा के पास एगो आर.के. शर्मा का ट्रांसलेशन का किताब आया था, वो मनिया लिखा था क्या गांधी जी बकरी रखते थे। हम चिल्ला के कहते नहीं, खूब तेज बढ़ा तो तेन बतेबे एगो ट्रांसलेशन एगो लड़का से, क्या गांधी जी रखते थे, ट्रांसलेशन बताइए। तो ले मतलब वो इंग्लिश के टीचर थे, वही में जा रहे थे दूसरे क्लास में, हम जंगल में तो बैठे थे, आगवा से घुस के आके 2-4 थमेछा मार रहे हैं। हमने सर क्या किए, तो कह रहे हैं कि गांधी जी के बारे में ऐसा बोलता। हम सर, हम बोले थोड़ी ना ये सर किताबों में लिखा है, करे कहाँ लिखा है, दिखाए तो सचमुच लिखा था, किताबें फाड़ दिए। बोले कि गांधी जी के विषय में ऐसा लिखने वाले के किताब क्यों पढ़ते हैं। गांधी जी हमारे फादर ऑफ नेशन है ना जी, हमारे राष्ट्रपिता हैं, और राष्ट्रपिता के बारे में आप ऐसे कहिए गांधी जी बकरी रखते थे, बताइए, गांधी जी गधा रखते थे, ये सब नहीं ना हम लोग सेंटेंस करेंगे। यानी देश के प्रति हम लोग जो भी सेंटेंस का यूज करेंगे वह सही और अच्छा तरीका से क्या करेंगे जी, यूज करेंगे। यानी वह कुछ भी हो, अब यहाँ पे बिहार बोर्ड लिख देता है कि हिमालय गंगा से निकलती है, कि गंगा हिमालय से निकलती है। अब कुछ संभव है, देखते हैं ना कि पहले रावण था तो रावण बन के बढ़िया रोल अदा करता था रावण जैसा, आज रावण बन गया है या डीजे बज रहा है तो वही पर नाचने लग रहा है। तो रावण नाचता था वो, तो रावण ओकरा को क्या बना रहा है, नचनिया को रावण बनाएंगे तो जब स्टेज पर आएगा डीजे बाजेगा तो ओकर मन मानेगा, उ ना याद करी कि हम रावण ले बने सीन, उ नाचे लगे। तो ये गलत तरीका है, हम लोगों को सीन और जो टॉपिक है, तरीका है, उसको हम लोगों को उसके अनुसार देना चाहिए। तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस मतलब क्रिया को संपादन सब्जेक्ट करता है, अब पैसिव वॉइस का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट होता है, क्रिया का जो फल होता है वह किस पे पड़ता है जी, सब्जेक्ट पर पड़ता है। आ समझ में, यानी ग्रामर मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, आम उसके द्वारा खाया जाता है। आ रहा समझ में, तो इतना नोट डाउन करेंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो एक्टिव वॉइस होता है उस एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो कौन से रूल्स हम लोग को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो इसमें सबसे पहला रूल्स हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या कर लेते हैं, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट। तो लिखेंगे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को
एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? यानी अभी आपके पिछले जो हमने पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल लिखवाया था, तो जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या कर लिया था, यानी जो अंत में है उसको लिया के पहले पटक देंगे। ठीक है, दूसरा लिखेंगे एक्टिव वॉइस के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार, नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन सा टेंस है, कौन सा पर्सन है, उसके अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एम लगाएंगे, कीज लगाएंगे, कि आर लगाएंगे, पर्सन के बाद से उसके बाद से नंबर कौन सा है, टेंस कौन सा है, ये लगाएंगे। तीसरा रूल्स लिखेंगे। तीसरा रूल्स हमारा हो जाएगा मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया में V3 कोई भी टेंस वॉइस हो चाहे टेंस हो, उसमें क्या बनाएंगे, V3 का प्रयोग किया जाता है। V3 का प्रयोग किया जाता है। चौथा हमारा रूल्स हो जाएगा, लिखेंगे मुख्य क्रिया के बाद, मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। मुख्य क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? जब V3 समाप्त होगा तो क्या लगाना होगा हमको, ऑब्जेक्ट लगाना होगा। अगला रूल्स, पांचवा रूल्स है ना, पांचवा रूल्स लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बाय, BY, बाय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? बाय का। लगाते हैं ना बाय। छठवां नियम लिखेंगे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कारक के रूप में बदलकर लिखा जाता है। कारक के रूप में बदलकर लिखा जाता है। जैसे में हो जाएगा, आई को क्या लिखेंगे, मी, वी को क्या लिखेंगे, अस, ही को क्या लिखेंगे, हिम, हर, सी को क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आ रहा समझ में? उसके बाद से अगर दे रहता है तो इसका क्या लिखेंगे, देम लिख देते हैं। दे का क्या लिख देंगे, देम। ये रूल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में फॉलो करने के लिए।
जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, अब रूल्स सब आप लोगों ने पढ़ लिया। मैंने पहला टेंस लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई राइट ए लेटर, ठीक है, आई राइट ए लेटर। अब ये एक्टिव वॉइस हुआ, अब हमको इसको किस में बदलना होगा, पैसिव वॉइस में। तो अभी आपको रूल्स बताए थे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट ए लेटर होगा कि लेटर होगा, ए लेटर होगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए लेटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए लेटर लिखेंगे। अब एगो पत्र है तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, एज। अब ये नंबर संख्या बता रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे ए लेटर ना लिखे यहाँ पे लेटर्स लिख देते तो यहाँ पे हम लोग को आर लगाना पड़ता है। तो ए लेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज। क्रिया क्या है, वर्ब में तीसरा नियम राइट है, तो इसका V3 क्या हो जाता है, रिटन हो जाएगा, ठीक है। तो बताए थे कि उसके बाद से हम लोग क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई फॉर्म नहीं रहा तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, बाय। तब जो सब्जेक्ट है उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बदल लेते हैं केस में, तो आई को किस में बदल लेंगे, मी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आया समझ में, कोई भारी नहीं। आगे देखेंगे, आई हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आई हेल्प यू। तो देखिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है क्या है, यू है। तो अब यू को क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। अब यू के बाद हमारे साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा जी, आर। तब हेल्प का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। तब क्या लगाएंगे, बाय। और आई का क्या हो जाएगा, मी। आ समझ में। यहाँ पे हम लिखते हैं यू हेल्प मी। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में मी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में हम लोग मी लिखेंगे। मी का जो केस फॉर्म उल्टा होता है वह क्या होता है, आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कभी यहाँ पे आई लास्ट में नहीं ना लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई। और आई के साथ में क्या लगता है, एम। तब हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। तब क्या लगाएंगे, बाय। और यू का कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें हमने नहीं ना लिखवाया है, यू का यू हो जाता है। तो यू के लिए क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। कोई हार्ड है जी, अगर टेंस याद रहेगा तो आपको ट्रांसलेशन में ही दिया रहता है, खाली वही मीनिंगवा को उल्टा पुल्टी कर देना है। खाली क्या उल्टा पुल्टी करना है, सिर्फ जो वर्ब है उसी वर्ब को V3 में बदल देना है, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं बदलना, छेड़खानी ना करना है, वही वर्ड लिखना है और हेल्पिंग वर्ब को जोड़ देना है। जैसे आप देख सकते हैं, यू को मैंने यू ही लिख दिया, हेल्प को खाली V3 कर लिया। अब यहाँ पे सहायक क्रिया जोड़ा गया है, मी को हम लोगों ने क्या कर लिया, आई कर लिया। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ परिवर्तन होगा कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और मुख्य क्रिया में V3 जोड़ लेंगे। तो थैंक यू। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो होगा वॉइस में हम लोग पहला टेंस से शुरू करेंगे।